लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रहेगी कि अगर यहाँ पे जो भी बच्चे हैं और जो इंजीनियरिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, ये वो चैप्टर है जो वन ऑफ द डिसीजन मेकिंग चैप्टर रहेगा कि आगे जाके तुम्हें ब्रांच कौन सी लेनी है। जैसे हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर में इंटरेस्टेड रहते हैं वो बोलते हैं हमें कंप्यूटर साइंस लेना है। काफी सारे बच्चे जिनको कोर ब्रांचेस लेनी होती है वो कंफ्यूज होते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल लें या मैकेनिकल लें। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आइडियली जब मैंने चूज किया था तो उसमें मेरा ये था, हाँ मुझे केसीएल केवीएल अच्छे से बनता है, सही समझ में आता है, इसलिए मेरी जो मेन ब्रांच थी वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स थी। तो काइंड ऑफ अगर ये चैप्टर तुम लोगों को मे बी तुम्हारा गाइडिंग वो हो सकता है कि हाँ हमें ये वाला चैप्टर करना है। अब अगर मैं तुम लोगों से इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम सबको पता है। ठीक है, बेसिक अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मैम वो चीज जिससे अप्लायंसेस चलते हैं। यूजुअली मैं तुमसे ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन करूंगी नहीं क्योंकि मुझे तुम लोगों की आवाज बहुत ब्लर होके आती है। तो अगर मैं तुम लोगों से अगर पूछूंगी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है तो जो सबसे कॉमन बेसिक आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, मैम इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जिससे बेसिकली हमारे अप्लायंसेस चलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, लाइट आ गई, लाइट गोल हो गई या लाइट चली गई। बेसिकली क्या वो लाइट ये होती है कि तुम्हारे घर की लाइट चल रही है या नहीं चल रही है, नहीं, हम बेसिकली जो इलेक्ट्रिक करंट रहता है वो करंट आ रहा है या वो करंट नहीं आ रहा है उसको किस फॉर्म में बोलते हैं कि लाइट आ गई, लाइट चली गई। तो इलेक्ट्रिसिटी से बेसिक हम सबको पता है और हमें भी पता है कि अगर हम रिसेंट लाइफ देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना आइडियली हमारी लाइफ कुछ नहीं है। देखोगे, ना ये ऑनलाइन क्लासेस है ना तुम लोगों के मोबाइल होंगे जो फ्रेंड से मिलने जाना है। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आगे जाके जितना हम फर्दर आगे बढ़ते जाएंगे ये चैप्टर हमारी लाइफ में उतना ही ज्यादा काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम सोलर से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। बेसिक पर्पस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बनाना। ये इलेक्ट्रिसिटी को हम किस फॉर्म में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ये आगे जाके तुम लोगों का काम होगा कि कैसे हम ऑप्टिमाइज तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ पर है या तो वो कोल माइन से रिलेटेड होंगे। तुम्हारा सिंगरौली एरिया पूरा कोल माइन वाला एरिया है, एनटीपीसी है, रिलायंस है, ये सारी चीजें किस में लगी हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। मेजर कंट्रीब्यूशन उसी का है। तो अगर मैं ये चैप्टर तुम लोगों का स्टार्ट करूंगी तो सबसे पहले जो इसमें चीज देखेंगे वो होगी हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को समझाऊंगी वो कॉन्सेप्ट किसका होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट होगा। जब हमें इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आएगा उसके बाद हम आएंगे हमारे करंट पे। करंट के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस एंड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है। उसके बाद इन सबका रेजिस्टेंस और आपस में इन तीनों का रिलेशन जिसको हम क्या बोलेंगे, ओम्स लॉ। मेजोरिटी ऑफ तुम्हारे कॉन्सेप्ट इस ओम्स लॉ पे बेस्ड रहेंगे, न्यूमेरिकल इस ओम्स लॉ पे बेस्ड रहेंगे। इसके बाद कोशिश करेंगे आज की क्लास में यहाँ तक हो। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला रहेगा उसमें हमारा रहेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो उसका और कोई भी सारी चीजें हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना कहाँ से स्टार्ट किया था तो वो आएगा जब हमने मैटर की स्टडी की थी। हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी, जितना भी मैटर होता है वो किससे मिलके बना हुआ होता है, एटम से। और इस एटम के जो मेजर तीन पार्ट थे वो कौन कौन से थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये हमारी निगेटिवली चार्ज स्पीशीज थी जिनमें निगेटिव चार्ज रहता है। बेसिकली ये एटम से आउटर साइड रहते हैं और ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की तो जो प्रोटॉन थे वो हमारे कैसे थे, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज थी। और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज थी, ये मूव नहीं करती, ये कहाँ पे होती हैं, उसके सेंटर पे, उसके न्यूक्लियस में होती हैं। लास्ट हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन, जो कि एक न्यूट्रल स्पीशी होती है। यहां पे जब मैं प्रोटॉन और न्यूट्रो इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बोला निगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है ये बेसिक हमारा बनाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट।
आई होप यहां तक तो, क्योंकि हमारा बहुत बेसिक्स है, यहां तक सबको पता होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज हो गए। अगर मैं तुम लोगों को डेफिनेशन बोलूं इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज वो होता है जो हमारी किसी भी एक सब्सटेंस, सपोज मैं तुम्हें कॉपर की बात करती हूँ, हम बोलते हैं गुड कंडक्टर है, तो जो कॉपर के एटम्स हैं वो एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करेंगे, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो उससे रेपेल करेंगे, उसमें उसका क्या बिहेवियर होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंड करता है। तो जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज होती है वो बेसिकली क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई की हुई है, यहाँ पे कोई भी एटम कैसे बिहेव करेगा वो किस पे डिपेंड करता है? उसके इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंड करता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जब हमने पढ़ा था तो हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था, जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सपोज अगर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। सपोज मैं दो इलेक्ट्रॉन को आपस में पास पास रखने की कोशिश करती हूं, तो यहां पे क्या होगा? इन दोनों का निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? रेपेल करने का काम करेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी के केस में हमारा क्या होता है? जो पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, जो अपोजिट चार्जेस रहते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करने का काम करते हैं। अब जब मेरे ये चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, जब मूव करता है, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। बेसिकली जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर मैं बेसिक डेफिनेशन बोलूं तुमसे कि सबसे सिंपली तुम बोलो कि इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो तुम बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। कभी भी अगर हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी सब्सटेंस के अंदर फ्लो कर रहा है, मेनली हम कंडक्टर्स देखेंगे इस चैप्टर में, मे बी वो लिक्विड हो सकता है, उस केस में क्या होता है? जहां कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहता है, हम क्या बोलते हैं? वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, या उस जो भी सब्सटेंस है उसमें करंट पास हो रहा है। अब ये जो करंट पास हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के थ्रू हो रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई, जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता था, तब इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के पहले हो गई। पहले यह सोचा जाता था कि जो पॉजिटिव चार्ज हैं जब वो मूव करते हैं उसमें क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए, उसके बाद पता चला कि नहीं, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के थ्रू हो रही है। अब एक कॉन्सेप्ट और हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, वो था हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। तुम लोग मुझे बताओगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक करंट क्या होता है? सबसे सिंपल एग्जांपल जो हमेशा से हम पढ़ते आए हैं, तुम्हारे पास एक बलून है, तुम उसको अपने हेयर्स पे रब करोगे, थोड़ी देर बाद क्या करोगे? तुम देखोगे तो वो बलून क्या करता है? तुम्हारे हेयर्स उसमें खड़े हो जाते हैं। यूजुअली फ्रेंड्स एक दूसरे को प्रैंक करने के लिए करते हैं, या फिर इलेक्ट, तो सपोज तुम अपने हेयर में कोम करते हो, तुम थोड़ी देर बाद कोम को ऐसे अपने हेयर के पास लेके जाओगे तो वो हेयर्स कैसे हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक बलून है और ये किसी एक बच्चे का हेड है। ड्राइंग अच्छी नहीं है तो कंसिडर कर लो ये हेयर्स हैं, ये बलून है। मैंने सबसे पहले क्या किया? मैंने बलून्स को अपने हेयर पर रब किया। हेयर पे रब करने के कारण क्या होगा? जो मेरे हेयर्स के कुछ इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल पे। मेरे हेयर्स में भी इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं? बलून के सरफेस पे। अब
अगर मेरे हेयर्स ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मेरे हेयर्स कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। मतलब जब मैंने कंटिन्यूअस रब किया तो कंटिन्यूअस रब करने के कारण क्या हुआ? निगेटिव चार्ज आ गया एक सरफेस पे, पॉजिटिव चार्ज आ गया दूसरे सरफेस पे। अब ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करेंगे, और यहीं से हमारा स्टैटिक करंट का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है वो आता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक करंट क्या होता है? जब जो हमारे चार्जेस रहते हैं वो एक जगह पे स्टेबल रहे। जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो किस पे थे? बलून पे। जितने प्रोटॉन्स थे वो किस पे थे? हमारे हेयर्स पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है ये सारे कैसे हैं? एक सिंगल प्लेस पे हैं, और सिंगल प्लेस पे रह के ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यूजुअली समर्स में जब हम डोर ओपन करते हैं तो डोर ओपन करते हैं तो हमें करंट लगता है, या कभी कभी प्लास्टिक सीट पे बैठते हैं, तुम अपनी चेयर छूते हो तुम्हें बहुत जोर से करंट लगता है। वो दूसरा किसका एग्जाम्पल है? तुम्हारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसी भी दो सरफेस के बीच में हो सकती है अगर उनमें अपोजिट चार्जेस हैं। सपोज तुम वॉक कर रहे थे, तुम मूव कर रहे थे, उसके कारण तुम्हारी बॉडी में क्या हुआ? निगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए। जो डोर था उसको एक दो लोगों ने ओपन किया, या चेयर रखी हुई थी उसमें पॉजिटिव चार्जेस थे, जैसे ही तुम उस चेयर को छुओगे या जैसे ही तुम उस डोर को ओपन करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें क्या लगेगा? एक माइन्यूट सा इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बाद आती है हमारी जो होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम से समझ में आ रहा है, जो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे? कंटिन्यूअस फ्लो करेंगे किसी भी एक कंडक्टर पे। पर करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। करंट सिर्फ उस कंडीशन में फ्लो होगा जब हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। इन केस यहां पे सर्किट कंप्लीट नहीं है तो कभी भी करंट फ्लो नहीं हो सकता। इसका मतलब करंट फ्लो करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक कंडीशन रहती है वो क्या रहती है? हमारा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। तुम लोगों ने अपने पेरेंट्स की गाइडलाइंस हमेशा सुनी होंगी, जब तुम लोग अगर ठंड के टाइम पे, स्पेशली अब जब ठंड का टाइम आ गया है, गीजर यूज करते हैं हम सब लोग, और पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं अगर तुम्हें गीजर को टच करना है या तुम्हें गीजर से नहाना है तो तुम स्लीपर पहन के रखो बाथरूम में। हम स्लीपर्स क्यों पहनते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने स्लीपर्स नहीं पहनी और अगर तुम्हारे गीजर से कहीं करंट लीक हो रहा होगा तो क्या होगा? ये आया तुम्हारा गीजर, ठीक है। यहां से गीजर से करंट लीक हो रहा था, तो यहाँ पे जो तुम्हारा टैप था तुमने जैसे ही उस टैप को टच किया, यहाँ पे ग्राउंड है, तुम क्या कर रहे हो? तुम इस एक करंट को पूरा पाथ सप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे ये जो कंटिन्यूअस पाथ है ये क्या कर रहा है? इस सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। तो तुम्हारी बॉडी में क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। अगर माइन्यूट लीकेज है तो तुम्हें क्या होगा? झटका लगेगा, तुम हाथ पीछे करोगे। इन केस भगवान करे ऐसा ना हो, कभी अगर यहां से ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो हमारी ऑन स्पॉट डेथ हो सकती है। स्लीपर्स क्या करते हैं? जब हम स्लीपर्स पहनते हैं तो वो यहाँ पे क्या करते हैं? बेसिकली रबर की होती है या नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल की होती है, वो हमें प्रोवाइड करती है कि हमारा यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेक होता है तो हमें करंट नहीं लगता। सेम अगर घर में कोई भी डिवाइस यूज करते हो उस टाइम पे भी गाइडलाइंस होती है कि हमेशा हमें क्या करनी चाहिए? शूज पहनो, स्लीपर पहनो, ताकि कभी भी तुम लोगों को करंट ना लगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम जब बात करेंगे, जो हमारा ये चैप्टर है, तो इसमें हमेशा एक कंडीशन देखने की होती है, वो होती है कि हमारा सर्किट कंप्लीट है या नहीं। जब सर्किट कंप्लीट होगा उसी केस में हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम लोगों ने क्या की हुई है, प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है। जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करवाऊंगी। इस चैप्टर में उन वर्ड्स का हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। सबसे पहले आते हैं कंडक्टर्स। हम सबको पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं? वो सारे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अलाउ करते हैं, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स। अगर मैं तुमसे बोलूं बेस्ट कंडक्टर्स कौन कौन से हैं
तो वो क्या रहेंगे हमारे? सिल्वर, कॉपर, आयरन, गोल्ड। पर नॉर्मली तुम देखोगे जो सिल्वर और गोल्ड रहता है इसको हम वायर्स के फॉर्म में यूज नहीं करते, क्योंकि बहुत कॉस्टली रहते हैं। और हम उसको, हालांकि इनमें सबसे लो रेजिस्टेंस मिलेगा हमको, यहाँ पे हमारा जो लॉस रहेगा वो सबसे कम रहेगा, पर क्योंकि इनकी कॉस्ट हाई होती है तो नॉर्मली हमें इसके वायर्स नहीं मिलते। इनिशियली जब सोलर का कॉन्सेप्ट आया था तो सोलर सेल में जो वायर्स होते थे वो वायर्स सिल्वर के बनते थे, जो कि क्या करता था, उसकी कॉस्ट को एनहेंस कर देता था। अब धीरे 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 न्यू मॉडिफिकेशंस आए जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रही है, उसकी कॉस्ट कम होती जा रही है। अर्लियर स्टेजेस में जो हमारी सोलर इलेक्ट्रिसिटी थी वो बहुत ज्यादा कॉस्टली थी, इस कारण से। ये सारे हो गए हमारे कंडक्टर्स, दे अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं हम लोगों ने देखा था। सपोज ये मेरे कंडक्टर है जो कि सॉलिड स्टेट में है। यहाँ पे सॉलिड स्टेट की सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता। पर हमें पता है कि जो एटम्स रहते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इन मेटल्स में, वो क्या करते हैं, वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को पैसेज प्रोवाइड करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। जो सेकेंड टर्म हमने देखी थी वो थी इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स कंडक्टर का जस्ट अपोजिट। इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ नहीं करते, ठीक है। यूजुअली जैसे कि क्या हो गया हमारा, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, और भी काफी सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आजकल बन रहे हैं, मेलामाइन बन रहा है, जिससे हमारे स्विचेस बनते हैं। तो वो सारी चीजें क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकती है, बेसिकली वो इस इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं होने देती। वो हमारे को कहलाते हैं इंसुलेटर्स। नॉर्मली अगर हमें कभी भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना होता है तो जो हमारा वायर होता है वो बनता है कंडक्टर से, और इस वायर की जो कवरिंग होती है वो हमेशा बनती है इंसुलेटर्स से। ये जो इंसुलेटर्स रहते हैं ये बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। नेक्स्ट टर्म जो हमारी आती है वो आता है हमारा सेल। सेल के बारे में हम सबने पढ़ा है, 10th क्लास में भी है हमें सेल का। अगर मैं तुमसे पूछूं कि सेल क्या होता है, बैटरी हम लोगों ने यूज की हुई है, हम टॉर्च जलाते हैं, हम रिमोट में डालते हैं, हमारे पास आता है सेल। ये सेल क्या चीज है? सेल बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है, सिंपल फॉर्म में समझाने की कोशिश करती हूँ। तुम्हारे पास यहाँ पे दो मेटल स्ट्रिप है और यहाँ पे तुम्हारे पास एक कंडक्टिंग सब्सटेंसेस है। कंडक्टिंग सब्सटेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब भी हम एक सेल देखते हैं तो उस सेल के अंदर ये दो चीजें होती हैं। नॉर्मली एक सेल के अंदर होती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इसके एक जो रॉड लगी हुई है उस पे होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो दूसरी रॉड है उसमें होगी रिडक्शन रिएक्शन। और इस रेडॉक्स रिएक्शन के कारण एक इलेक्ट्रोड पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आके कलेक्ट होते जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो किससे कम होते हैं, हमारे दूसरे इलेक्ट्रोड से, जिसके कारण इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। जब हम इसको किसी एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं, मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगाया और यहाँ पे मैंने एक स्विच लगाया, अब ये स्विच ऑफ है, ये स्विच मैंने ऑन किया। जब हम इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं वो क्या करेंगे, इस वायर में फ्लो होना स्टार्ट होंगे, और इस तरीके से हमारा सर्किट कंप्लीट होता है और हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये जो सेल होता है, यूजुअली जब हमें सेल को यूज करना रहता है तो सेल में तुम लोग देखोगे इस तरीके से एक पॉजिटिव बना होता है, यहाँ पे बना भी होता है पॉजिटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। और एक नेगेटिव पार्ट रहता है जो यूजुअली प्लेन रहता है, जिसको हम बोलते हैं कैथोड। अगर मैं तुम्हें इसमें समझाऊं,
वो वाली जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, वो वाला एलिमेंट, वो हमारा कहलाता है कैथोड, जो कि निगेटिवली चार्ज होता है। जहां से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, वो हमारा क्या होता है, एनोड, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज। तो बेसिकली एक सेल क्या हुआ, अगर मैं तुमसे सेल की डेफिनेशन पूछूंगी तो सेल क्या हुआ? सेल एक ऐसा डिवाइस है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करता है। इसी के साथ आती है बैटरी। नॉर्मली जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रेजेंट करते हैं तो सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से। अगर यहाँ पे तुम्हें एक सिंगल बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन मिले पैरेलल में, जो बड़ी लाइन होती है वो हमेशा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती है, जो स्मॉलर लाइन होती है वो हमेशा निगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। एनोड, कैथोड, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे सेल को। इन केस मैं मल्टीपल सेल्स को कनेक्ट करती हूँ आपस में, पॉजिटिव, नेगेटिव, जब मैंने मल्टीपल सेल्स को कनेक्ट किया तो इन मल्टीपल सेल्स के कनेक्शन को हम बोलते हैं बैटरी। नॉर्मली तुम देखोगे, तुम जब रिमोट में लगाते हो तो 2 से 3 सेल एक साथ लगाते हो। जब हम टॉर्च में इंसर्ट करते हैं तो हम 2 से 3 सेल एक साथ इंसर्ट करते हैं। वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बैटरी कहलाते हैं। ये जो बैटरी होती है, ये बैटरी बेसिकली हमारा करंट का सोर्स रहती है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, बैटरी में सेल्स हमेशा सीरीज में कनेक्ट होते हैं। हम 2 वर्ड्स और पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो कि मल्टीपल यूज होगा। एक होता है सीरीज कनेक्शन और एक होता है पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या होगा? सपोज तुमने एक डिवाइस ये कनेक्ट किया, इसी के साथ दूसरा डिवाइस ये कनेक्ट किया, तीसरा डिवाइस ये कनेक्ट किया, ये तीनों आपस में किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। काफी सारे लोग अभी दिवाली में जिन लोगों ने घर का डेकोरेशन किया होगा, याद करो, कई लोग बोलते हैं सीरीज लगाई है घर पे। वो जो सीरीज लगाई है उसका मतलब क्या होता है? उसके जो बल्ब होते हैं वो कैसे कनेक्टेड रहते हैं? सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक कनेक्टेड रहते हैं। दूसरा कनेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। जैसे पैरेलल लाइंस होती हैं, इस पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या होता है? ये जो 3 डिवाइस है, यहाँ पे करंट इससे आ रहा है और यहाँ पे क्या होगा, करंट तुम्हारा आगे जाके डिवाइड हो जाएगा। इन तीनों में जो करंट रहेगा वो सेम जाएगा, यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा। ये डिफरेंस आएगा सीरीज में और पैरेलल कनेक्शन में। तो हमेशा ध्यान रखना, जो बैटरीज रहेंगी वो हमेशा कैसी कनेक्टेड होती हैं? सीरीज में कनेक्टेड होती हैं। जो बाकी सारी चीजें रहेंगी जी, यूजुअली हम आगे जाके देखेंगे, जब रेजिस्टेंस लगाने होते हैं, कैपेसिटर्स लगाने होते हैं, कई बार उनको हम किस में लगाते हैं? सीरीज में या फिर पैरेलल में। आई होप सेल और बैटरी सबको क्लियर है कि सेल क्या होता है, बैटरी क्या होती है। एक और टर्म जो हम यूज करेंगे वो है स्विच। नॉर्मली अगर यहाँ पे डॉट क्लोज होती है तो उसको हम बोलते हैं ये क्लोज स्विच है। अगर ये डॉट नहीं लगी होती इसको हम बोलते हैं ओपन स्विच है। या फिर काफी सारे डायग्राम में स्विच को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ये कनेक्शन नहीं है तो ये होता है ओपन स्विच। अगर ये कनेक्शन ऐसे दिया होता है तो इसको हम बोलते हैं क्लोज स्विच। इसको तुम समझ सकते हो, तुमने अपने घर में लाइट को ऑन किया और ऑफ किया। ऑफ किया तो तुमने स्विच को, कनेक्शन को हटा दिया। जब ऑन किया तो यहाँ पे तुमने कनेक्शन स्टैब्लिश किया। स्विच ऑन ऑफ होगा हमारे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए या सर्किट को हटाने के लिए। अब आएगा नेक्स्ट टर्म जो कि हम यूज करेंगे इस चैप्टर में, वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। यूजुअली इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुआ? सपोज अगर मैंने एक सिंगल सेल लगा दिया, क्या ये इलेक्ट्रिक सर्किट है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्लोज्ड पाथ नहीं है। सपोज तुमने मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट किए एक क्लोज पाथ में, जब वो पाथ क्लोज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। नॉर्मली फॉर एग्जांपल अगर हम छोटी क्लासेस का देखें तो हम लोग कैसे करते थे? ये आई मेरी बैटरी, बैटरी में मैंने यहाँ पे लगाया एक बल्ब। बल्ब में सपोज आगे मेरे को मन किया, मैंने लगाया एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे मैंने लगाया एक एमीटर, और ये मैंने इसको क्लोज किया विद अ स्विच। तो ये जो सर्किट मेरा बनेगा, जब ये कंप्लीट क्लोज रहेगा तो इसको मैं बोलती हूँ
क्लोज सर्किट। और ये हो गई है मुझसे गड़बड़, मैंने परमानेंट मार्कर यूज कर दिया है गलती से, अब ये रब नहीं हो रहा। काइंडली आगे के लिए इसको इग्नोर करें। नेक्स्ट, अब हम आते हैं वापस अपने कॉन्सेप्ट पे, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a particular area in unit time। अब जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो फॉर्मूला हम इसी डेफिनेशन से बताएंगे कि करंट क्या हुआ। सिंपली समझने के लिए, सपोज मेरे पास ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में मैंने क्या फ्लो करवा रही हूँ? चार्ज फ्लो करवा रही हूँ। यूजुअली जो चार्ज होता है उसको हम स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू दोनों किसको रिप्रेजेंट करेगा? चार्ज को, मतलब पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज को। तो जो चार्ज इस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है इन यूनिट टाइम, नॉर्मली टाइम को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो टाइम रहेगा हम हमारे न्यूमेरिकल्स में हमेशा सेकंड में लेंगे, क्योंकि जो स्पीड रहती है, जो फ्लो रहता है, वो बहुत फास्ट रहता है। टाइम हमने लिया सेकंड में, तो क्या हुआ? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब अगर मुझे करंट की डेफिनेशन देनी होगी तो मैं करंट की डेफिनेशन कैसे क्या दूंगी? करंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, ये जो करंट होगा ये इक्वल टू होगा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, दैट इज क्यू, पर यूनिट टाइम, दैट इज स्मॉल टी। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ये जो I इज इक्वल टू क्यू बाय टी है, ये रहेगा हमारा करंट। अब जब मैं लास्ट टाइम ये करवा रही थी तब एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, मैम करंट को आई से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि जब हम आगे जाके देखेंगे तो रेजिस्टेंस होता है कैपिटल आर, वोल्टेज होता है वी। नॉर्मली जो हमारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो स्टार्टिंग से ही होता है, बस सिर्फ करंट ऐसा है जो कि किससे रिप्रेजेंट होता है? आई से रिप्रेजेंट होता है। वो इसीलिए क्योंकि जब करंट का कॉन्सेप्ट आया था, जब पियर मैरी क्यूरी ने करंट का कॉन्सेप्ट दिया था, तो करंट को वो एग्जिटस, तब हमें नहीं पता था करंट क्या है, तो वो उसको इंटेंसिटी से मेजर करते थे। तो उसमें लैटिन वर्ड जो इंटेंसिटी होता है उससे उन्होंने उसका लेटर आई लिया था, और जो उनके डेरिवेशंस थे उसमें उन्होंने आई यूज किया था। उसके बाद वो चीज कंटिन्यू होती गई। तो करंट को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब नॉर्मली सपोज मेरे पास ये एक कंडक्टर है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वो इस डायरेक्शन में हो रहे हैं, या फिर मैं इसी सर्किट की बात करती हूँ, ये है मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, ये है मेरा निगेटिव टर्मिनल। अगर मैं बोलूंगी कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो होंगे? जहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे। इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा कहाँ पर है? निगेटिव पे। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। मानने के लिए हम ये मानते हैं कि जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो हमेशा अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा? पॉजिटिव से निगेटिव में होगा। अब ये चीज हमने सिर्फ मानी है, हमेशा ध्यान रखना फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम मानते हैं ताकि हम आगे के डेरिवेशंस को समझ सकें। कोई भी चीज आइडियली अगर तुम देखा जाए रियलिटी में कोई भी चीज पॉजिटिव से निगेटिव में नहीं जाती, ये सिर्फ हमने माना हुआ है कि करंट जा रहा है पॉजिटिव से निगेटिव में। आइडियली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जा रहे हैं निगेटिव से पॉजिटिव, और इसलिए हमने करंट के फ्लो को उसके अपोजिट डायरेक्शन में माना है। दैट इज एन अजम्पशन। हमेशा तुम देखोगे जब भी तुम कोई भी क्लोज सर्किट बनाओगे, तुम्हारा जो करंट का डायरेक्शन तुम दिखाओगे वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाओगे। ये चीज ध्यान रखना।
पॉजिटिव टू निगेटिव करंट जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रहेगा निगेटिव टू पॉजिटिव। निगेटिव टू पॉजिटिव क्यों रहेगा? क्योंकि जहां निगेटिव है मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, एक्सिस में है। और कोई भी चीज कब मूव करते हैं, जब वो एक्सिस से डेफिशिएंसी साइड। हमने डिफ्यूजन पढ़ा था, डिफ्यूजन भी यही होता है। डिफ्यूजन क्या प्रोसेस होती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे भी मूवमेंट कैसा हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब अपन डिस्कस करते हैं चार्ज को। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। हमने देखा चार्ज पॉजिटिव हो सकता है प्रोटॉन्स के कारण, निगेटिव हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। नॉर्मली ये जो चार्ज होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल क्यू से या फिर कैपिटल क्यू से। ये जो चार्ज होता है इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। ये जो एसआई यूनिट है कूलम की, ये कूलम की वैल्यू कैसे आती है और ये हम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास ये एक सब्सटेंस है, अगर सब्सटेंस न्यूट्रल स्टेट में है, न्यूट्रल स्टेट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या है, न्यूट्रल है। अगर इस सब्सटेंस में एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो ये सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर इस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए, तो ये सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज के केस में हम उसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिवली चार्ज के केस में हम उसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर ये जो चार्ज है Q, इस Q का मतलब क्या होता है, किसी भी एक सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो ऐड हुए या तो रिमूव हुए, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस एनी से। प्लस सिंबल हम कब यूज करेंगे, जब यहां पे क्या होगा, डेफिशिएट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। माइनस सिंबल हम कब यूज करेंगे, जब यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला क्या आता है, ये बच्चे सारे बच्चे नोट करेंगे। करंट का फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, प्लस माइनस एनी, जिसमें एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और क्यू हो गया हमारा चार्ज। अब अगर तुम देखोगे बुक में शायद एक आध जगह कहीं पे ये दिया हुआ है, बट कई बार न्यूमेरिकल आते हैं जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था तो हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, याद है, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू सबको याद होनी चाहिए। जो प्रोटॉन होता है इस पे इसी का जस्ट अपोजिट पॉजिटिव चार्ज रहता है, जो इलेक्ट्रॉन रहता है उस पे निगेटिव चार्ज रहता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, अभी मैंने देखा था Q इज इक्वल टू एनी, अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक कूलम कितना चार्ज हुआ, तुम्हारे पास एक कूलम दिया हुआ है उसने बोला, तो एक कूलम में तुम कैसे अज्यूम करोगे कि तुम्हारे पास कितना चार्ज है। तो एक कूलम का चार्ज ऑन, ये क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/60 10⁻⁻19, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻+19। जब मैं वैल्यू सॉल्व करती हूँ तो जो मेरे 1 कूलम की वैल्यू आती है वो आती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं तुमसे बोलूं किसी भी एक सब्सटेंस में 1 कूलम चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस या कितने इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस या इतने इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट हैं। क्या ये चीज समझ में आई?
सपोज मैंने ये सब्सटेंस बनाया था, ये मेरे पास एक ब्रिक है आयरन की। अगर मैं तुमसे बोलूं इस आयरन के ब्रिक पे 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज, सपोज 1 कूलम मैं बोल रही हूँ निगेटिव चार्ज है। 1 कूलम निगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या हुआ, इसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में आए हुए हैं, इसने बाहर से उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए हैं। अगर ये 1 कूलम पॉजिटिव में रहेगा तो इसका मतलब क्या है, उतने इलेक्ट्रॉन्स इस आयरन से बाहर निकले हुए हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब सिमिलरली हम करंट की बात करते हैं। हमने फॉर्मूला देखा Q इज इक्वल टू एन, और इससे पहले हमने करंट का फॉर्मूला देखा था, वो हमारा क्या था, I इज इक्वल टू Q बाई टी। ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला हो गया Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। अगर कभी मेरे को क्वेश्चन घुमा कर आए तो मैं लिख सकती हूँ I इज इक्वल टू प्लस माइनस एन बाय टी, या फिर मैं लिख सकती हूँ अगर तुम्हें कभी चार्ज डिफाइन करने को आए तो चार्ज क्या होगा, जितना करंट फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय कितने टाइम में उतना करंट फ्लो हुआ। तो ये सारे फॉर्मूले आपस में इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, इनका ध्यान रखना। अब जब मैं करंट की बात करती हूँ जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। जब भी फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स में हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और तुमने न्यूमेरिकल के लास्ट में वैल्यू तो कैलकुलेट की पर उसके आगे यूनिट नहीं लिख कर आया तो तुम्हारा 1 नंबर कटेगा। ये चीज फैक्ट है। तो जब भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे यूनिट्स का ध्यान रखना, इसलिए जब जब न्यूमेरिकल करो साथ साथ यूनिट्स लिखते जाना, कहाँ कौन सी कैंसल आउट हुई है कहाँ कौन सी आएगी, वो हमेशा काम आएगा। तो जो करंट होता है, करंट की यूनिट होती है हमारी एम्पियर, जो कि किस पे दी हुई है, जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था आंद्रे मेरे एम्पियर थे। अब ये जो करंट है ये हमारा क्या हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू की मैंने अभी यूनिट देखी, क्यू की ऐसा यूनिट क्या थी, कूलम, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि एम्पियर की ऐसा यूनिट जो रहेगी, एम्पियर बेसिकली